सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी ऑल अबाउट पीएचडी डिसर्टेशन और थीसिस सीरीज़ का सेकंड एपिसोड है। मेरी आज सुबह मेरी प्रोफेसर के साथ मीटिंग हुई, सुपरवाइज़र के साथ मीटिंग हुई और मैंने कहा कि जैसे ही मेमोरी फ्रेश है मैं चीज़ों को यहाँ पे आके रिकॉर्ड कर दूँ। तो जो पहला पड़ाव था मेरे प्रपोज़ल जर्नी का, वो ये था कि मुझे 5 आर्टिकल्स ढूँढने थे, ठीक है? तो 5 आर्टिकल्स, किस तरह के 5 आर्टिकल्स मुझे ढूँढने थे? अच्छा, मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देती हूँ, क्योंकि मैं अपना पीएचडी का जो टॉपिक है, जो एरिया है, वो इस वक्त रिवील नहीं कर सकती हूँ। तो आप एक इमेजिन करें, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड टॉपिक और फ्यूचर में मैं ज़रूर इसके ऊपर काम करना चाहूँगी। तो अब जो जो चीज़ें मैं लर्न करती जा रही हूँ उनको मैं इस हाइपोथेटिकल रिसर्च एरिया के ऊपर अप्लाई करती जाऊँगी। तो हम मिसाल ले लेते हैं ऑनर किलिंग के ऊपर। पाकिस्तान में मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि यार पाकिस्तान में जो ऑनर किलिंग है मैं उसके ऊपर काम करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो मैं चूँकि इंफॉर्मेशन साइंस प्रोग्राम से आती हूँ, हम उसमें फिर आप एक फ़ील्ड ले लेते हो। आपका कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन साइंस में आता है, डाटा साइंस का इंफॉर्मेशन साइंस में आता है, लिंग्विस्टिक्स हो गया, हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स हो गया। तो उसमें से कोई एक चीज़ आप उठा लेते हो। मैं चूँकि एक एथनोग्राफ़र बनना चाहती हूँ और मुझे एंथ्रोपोलॉजी में इंटरेस्ट है, मुझे लोगों के बिहेवियर में, अम, लोग क्या करते हैं, लोग क्यों करते हैं, नॉर्म्स कैसे हमें इफ़ेक्ट करते हैं जो भी हम करते हैं, पीछे वैल्यू सिस्टम कैसे हमें ट्रिगर करता है जो भी चीज़ हम करते हैं उसके लिए। तो कल्चरल डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, सोशल नॉर्म्स क्या होते हैं, सोशल एटीट्यूड्स क्या हैं, बिलीव्स क्या हैं, और ये सब हमारे बिहेवियर को किस तरीके से शेप करते हैं, रीशेप करते हैं, इनकरेज करते हैं या डिस्करेज करते हैं। तो इंफॉर्मेशन साइंस की जब हम बात करते हैं तो जो जो चीज़ मैं करना चाह रही हूँ वो ये है कि इंफॉर्मेशन बिहेवियर्स, वो कौन से अवामिल हैं जो कि इंफॉर्मेशन बिहेवियर को इफ़ेक्ट करते हैं। तो अब इंफॉर्मेशन बिहेवियर क्या होता है, बहुत सादा से अल्फाज में मैं आपको बता देती हूँ। मिसाल के तौर पर मेरे सर में दर्द हो रहा है तो मेरा बिहेवियर क्या होगा, ठीक है? अब अगर मेरी वालदा ने मुझे कोई चीज़ बताई थी, उन्होंने कहा था किंदा अगर तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है तो तुम ग्रीन टी बना के पी लिया करो, इससे तुम्हारा सर का दर्द कम हो जाएगा या गायब हो जाएगा। तो वो मेरा हेल्प सीकिंग बिहेवियर बन जाएगा कि अच्छा, मैं आई गो बैक in my memory, I go back and I recall what my mother asked me to do every time I have headache. तो मैं उसको रिकॉल करती हूँ मेमोरी को और फिर उसी चीज़ को मैं प्रैक्टिकली करती हूँ जो कि मेरे बिहेवियर को अफेक्ट करता है। तो ये हो जाएगा मेरा इंफॉर्मेशन बिहेवियर। देर वॉज some information, I use that information affected my behavior, ठीक है? नाउ दिस इज हेल्थ सीकिंग बिहेवियर। दूसरी मिसाल ये होगी कि मुझे यूनिवर्सिटी जाना है और मुझे एक लेटर पोस्ट करना है। तो मुझे नहीं पता तरीक़ाकार क्या होता है, पैसे कितने लगते हैं, तो मैं क्या करूँगी, मैं जाऊँगी अपने हस्बैंड के पास, चूँकि वो ऑलरेडी से यूएनटी में पढ़ चुका है और वो लेटर्स पोस्ट कर चुका है। तो फिर मैं कहूँगी अच्छा, आई थिंक दैट वुड बी अ गुड चैनल टू बिगिन विद। यूनिवर्सिटी जाने से पहले मैं कहूँगी कि यार बिकॉज़ वो यहीं पे ही मौजूद है। आई एम गोइंग टू स्नीज़। डू आई हैव टिश्यू? आई डाउट। ओह माय गॉड। ओके गाइज, आई विल पॉज, मैं टिश्यू पेपर लाती हूँ, डोंट गो एनीवेयर। ये लाने के बाद मैंने कहा यार ये तो बहुत छोटा सा टिश्यू पेपर है। आई एम सॉरी अबाउट इट गाइज। मुझे एलर्जीज़ हो रही हैं तो मुझे आज कल से ही मुझे बहुत स्नीजिंग हो रही है और मेरा नाक भी बह रहा है। I'm trying to stay hydrated.
ओके, हम कहाँ थे? माय गॉड, हम कहाँ थे? अच्छा हाँ, मुझे एक लेटर पोस्ट करना है। तो बजाय इसके कि मैं यूनिवर्सिटी चली जाऊँ, मेरा हस्बैंड यहीं पे ही है, मैं अपने हस्बैंड से कांटेक्ट कर लूँगी। मैं उसे कहूँगी अच्छा मुझे तुम बताओ कि कैसे कैसे होता है, वो मुझे सब कुछ बताएगा। तो दिस इज़ माई इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर। मैं यूनिवर्सिटी नहीं गई, रादर मैंने अपने हस्बैंड से बात की और उसने मुझे सब बता दिया। तो अब मिसाल के तौर पर आप स्टडी करना चाहते हो कि यार पाकिस्तान में ये कारोकारी होती है, लोग क्यों करते हैं, ये क्यों होता है, वजूहात क्या है, तो उसमें आप ये स्टडी कर सकते हो कि हमारे जो है एज ए कम्युनिटी हमारे इंफॉर्मेशन बिहेवियर्स क्या हैं। एक बंदा जो है वो किन वजूहात की बिना पे अपनी बहन को, अपनी बेटी को या अपनी अम्मी को गैरत के नाम पे मार देने पे आमादा हो जाता है, वो कौन से अवामिल हैं। तो उसमें जब आप फर्दर स्टडी करोगे, आप आर्टिकल्स देखोगे, तो आपको पता चलेगा। नाउ यू हैव टू डू द लिटरेचर रिव्यू फर्स्ट। लिटरेचर रिव्यू ये होगा कि आपने जो एग्जिस्टिंग पब्लिश्ड काम है, वो किताब हो सकती है, वो डॉक्यूमेंट्री हो सकती है, वो आर्टिकल हो सकता है, बट इट हैज़ टू बी पब्लिश्ड। आपने उसको स्टडी करना है और आपने उसमें देखना है कि जो पहले काम हुआ है, लोग क्या बोल रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस के बारे में, विच इज़ ऑनर किलिंग। तो दूसरा फिर इसमें ये होता है कि आपने ये भी देखना होता है कि कितना काम हो चुका है और आप कैसे गैप को फिल कर सकते हो। एक चीज़ है जिसके ऊपर इतना एक्सेसिवली काम हुआ पड़ा है, तो आप उसके ऊपर काम करोगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मिसाल के तौर पर मैं कहती हूँ कि यार ये जो स्ट्रॉ है इसका कलर क्या है, तो 10 आर्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो कहते हैं यार स्ट्रॉ का कलर ग्रीन है। तो अगर मैं भी इसके ऊपर रिसर्च करूँ, साइंटिफिक थ्योरी लगाऊँ वगैरह वगैरह, ये कोई मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन नहीं होगी। मैं उस चीज़ के ऊपर काम करूँगी जिसका हमें नहीं पता। अगर मैं कहती हूँ कि ये पेंसिल के ऊपर जो है ये जो ये बना हुआ है, ये क्या है, इज़ इट अ शेप, इज़ इट एन एनिमल, इज़ इट एन इंसेक्ट और इट्स अ बर्ड। तो अगर इसके ऊपर कोई भी रिसर्च नहीं हुई पड़ी है और आप इसको इनिशिएट करते हो, तो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो नॉलेज में, लिटरेचर में, ठीक है, वो एक मीनिंगफुल काम होगा। तो हमें ये देखना होगा कि यार किस किस कितने लोगों ने काम किया हुआ है इस एरिया के ऊपर। लोग, इट्स ऑलवेज गुड इफ़ यू फाइंड लिटरेचर रिव्यू, दैट्स आइडियल। आप देखोगे और फिर आप कहोगे कि यार ये आर्टिकल्स हैं, और फिर आर्टिकल्स को आपने तरीके से उनका उसका रेफरेंस देना होता है, आपने उसको साइट करना होता है, उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। तो आप वो कलेक्ट करते हो और फिर आप कहते हो कि यार अकॉर्डिंग टू these and these articles, these are the factors in this particular country and in these particular areas। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम ले लेते हैं खैबर पख्तूनख्वा और सिंध। हम कहते हैं यार ये दो जो प्रोविंसेस हैं, यहाँ पे ये देखो ये आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं और इनमें ये वजूहात है एक औरत को गैरत के नाम पे मारने के लिए। अच्छा जी, क्या वजूहात है? सोशल प्रेशर है, लोग, सोसाइटी प्रेशराइज करती है कि अच्छा जी तुम्हारी बहन जो है वो स्कूल जाती है, उसको मार दो। अच्छा जी तुम्हारी जो बेटी है वो स्कूल जाते हुए हंस रही होती है, उसको तुम मार दो क्योंकि वो गलत काम कर रही है। फिर दूसरा बोलेगा कि अच्छा यार मैंने तो तुम्हारी लड़की को देखा था, वो ना उस लड़के से बात कर रही थी, तो तुम उसको मार दो। एक सिंध में फिर ये केस होगा, मिसाल के तौर पे, इट्स ऑल हाइपोथेटिकल। सिंध में फिर ये केस है कि यार वो लड़की देखो तुम्हारी बहन है, उसने लव मैरिज कर ली, तुम उसको मार दो। वो कैसे लव मैरिज कर सकती है, तुम उसकी शादी करवाओगे, उसको मार दो। तो यहाँ पे जो हमारी डोमिनेटिंग थीम होगी वो ये होगी कि जो पीयर प्रेशर है, जो लोगों का प्रेशर है, वो एक बंदे को उसकी वाइफ इंस्टिगेट कर सकती है, एक बंदे को उसके पेरेंट्स इंस्टिगेट कर सकते हैं, एक बंदे को उसके फ्रेंड्स इंस्टिगेट कर सकते हैं, और सोसाइटी इंस्टिगेट कर सकती है। जैसे कि यार उसका क्या नाम था, बलोच, वट बलोच, हाय भूल गया मुझे उसका नाम यार। शी यूज्ड टू लिव इन कराची। फिर एक मुल्ला के साथ उसकी कुछ क्लिप्स और वीडियोस वायरल हो गई थी।
अब मुझे बिल्कुल उसका, आई थिंक उसका असल नाम फौजिया था, मैं बिल्कुल उसका नाम भूल गई हूँ, बट वो सराइकी थी या सिंधी थी, बलोच उसका लास्ट नेम था, और उसको उसके अपने ही भाई ने मार दिया था। तो उस भाई उसके ना उसका इंटरव्यू लिया गया भाई का, तो उसने कहा कि क्योंकि उसने जब उस बंदी ने फैशन इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, वो अपनी फाहश वीडियोस डाल रही थी, उस वक्त उसके भाई ने उसे कुछ भी नहीं किया। सालों गुजरने के बाद उसके भाई ने उसको घर में ही मार दिया। तो फिर उसे पूछा गया तुमको इतने टाइम के बाद याद आया ऑनर किलिंग? पीछे दरअसल उसके वही बंदा था जिसके साथ उसकी वो कुछ क्लिप्स लीक आउट हुई थी, और वो एक क्लर्जी मैन था, उसी ने उस बंदी को मरवाया था। तो फिर इसीलिए बाद में उसको मरवाया गया, पहले नहीं मरवाया गया। और उस बंदी का जो है अब्बू भी बहुत ज़्यादा अपसेट था। यार, आई एम ट्राइंग टू रिकॉल हर नेम, दिस इज सच अ शेम, हाउ कैन आई फॉरगेट हर नेम? ओके, मुझे याद नहीं आ रहा, छोड़ दे। अच्छा, तो फिर आप इन चीज़ों के ऊपर देखते हो कि यार ये सारे जो इंफॉर्मेशन बिहेवियर्स हैं, नाउ सी इंफॉर्मेशन हैज़ बीन डिलीवर्ड, एक तरीके से इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करती है, लोग एक तरीके से सोचते हैं, बिलीव रखते हैं, और फिर वो इंफॉर्मेशन को पास ऑन करते हैं। क्या एक बच्चा जो है वो जब पैदा होता है तो उसे क्या ये पता होता है कि ये कारोकारी क्या होता है, ऑनर किलिंग क्या होता है? वो जब बड़ा होता जाता है उसे पता चलता है, अच्छा यार, वुमेन इज सपोज टू बी इनसाइड द हाउस, और वुमेन को ऐसे होना चाहिए, वुमेन को ज़्यादा हंसना नहीं चाहिए, वुमेन को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। That's information that travels, and that's the information that affects the behavior. तो अब ये एक मिसाल थी, और फिर आप उससे रिलेटेड आर्टिकल्स को जमा करते हो, और फिर आप कहते हो कि यार देखो, यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में और सिंध में ये फैक्टर्स थे, लेकिन बलूचिस्तान और पंजाब में ये काम नहीं किया गया। तो मैं वहाँ पे जाके ये काम देखूंगा या देखूंगी कि वहाँ पे भी ऑनर किलिंग हुई है, बट वहाँ पे फैक्टर्स क्या हैं, वहाँ पे कुछ और फैक्टर्स हो सकते हैं, वहाँ पे कुछ और सोशल नॉर्म्स हो सकते हैं, देयर कैन बी एनीथिंग। सो आप जाओगे और आप उस चीज़ को फाइंड आउट करोगे। यू कैन बी द पाइनियर, आप वो पहले शख्स हो सकते हो जो कि इस चीज़ को स्टडी कर रहा है, या तो फिर आप दूसरे, तीसरे, चौथे या पांचवें बंदे हो सकते हो। लेकिन अगेन, इफ समथिंग हैज़ बीन स्टडीड एक्सेसिवली, देन ट्राई नॉट टू वर्क ऑन दैट। ये हो गया। तो मैंने भी यही किया, मैंने जो है अपने टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल्स ढूंढे। तो मुझे 5 आर्टिकल्स ढूंढने थे, और मुझे 9 आर्टिकल्स बहुत अच्छे लगे, और मैंने कहा मैं इन सबको डाल देती हूँ। तो आज मैंने अपनी सुपरवाइज़र को दिखाया, और उन्होंने कहा ठीक है, काम बहुत अच्छा है। अब जो नेक्स्ट हमारा पड़ाव है, अगला पड़ाव ये है कि मुझे उन आर्टिकल्स को अब रिव्यू करके ना, अभी पहला पड़ाव में तो मैंने एक्सेल शीट पे सब कुछ लिख लिया। एक्सेल शीट पे मैंने क्या किया, लिखा टॉपिक, ठीक है, टॉपिक लिखा, द ऑथर्स ऑफ द आर्टिकल, मैंने 9 आर्टिकल ही, कोई किताब नहीं ली मैंने। ऑथर के बाद डेट ऑफ पब्लिशिंग, आई मीन ईयर ऑफ पब्लिशिंग, और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट के अंदर मेथोडोलॉजी सब कुछ आ जाता है, और एंड में मैंने साइटेशन लिखा, उसका जो रेफरेंस है। तो वो गूगल स्कॉलर से मैं एपीए में सब कुछ ले के वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। तो वो जो मेरी एक्सेल फाइल थी, एक्सेल शीट थी, वो मैंने आज अपनी प्रोफेसर को दिखाई, और उन्होंने कहा ठीक है, और हम जो है अब अगले पड़ाव की तरफ जा रहे हैं। तो अगला पड़ाव ये है कि ये जो मेरे 9 के 9 आर्टिकल्स हैं, मुझे हर आर्टिकल में से तकरीबन एक सफ़ा उसकी समरी टाइप करना है, ठीक है, कि इस आर्टिकल में क्या हुआ, मेथडोलॉजी क्या है, इनका एम क्या था, और उन्होंने क्या फाइंड आउट किया, और उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी। तो आर्टिकल्स मैंने वही ढूंढे जो मेरे इंटरेस्ट के एरिया के ऊपर काम कर रहे हैं। मैं अफगान रेफ्यूजीज़ के ऊपर काम करने जा रही हूँ, लेकिन ये कौन सा एरिया करना है वो यहाँ पे मैं रिवील नहीं कर रही हूँ। तो उसमें फिर हम लोगों ने ये सब कुछ देखा कि गैप क्या है, कितना काम हुआ पड़ा है, कितने काम की ज़रूरत है, और क्या चीज़ के कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। वैसे तो बहुत सारी एनजीओज़ भी वहाँ पे काम कर रही हैं, बहुत सारे तरीके के इदारे हैं, यूएन वगैरह है, वो काम कर रहे हैं। लेकिन मैं चूँकि एक एकेडमिक बैकग्राउंड से आती हूँ, हम एकेडमिक अपने तरीके से चीज़ को स्टडी करते हैं, तो हम अपने एकेडमिक टूल्स, अप्रोचेस,
थ्योरेटिकल लेंसेज, ये सब कुछ अप्लाई करेंगे और हम इस चीज़ के ऊपर काम ज़रूर करेंगे। तो गाइज़ ये होता है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताती चलूँ कि आप जब लिटरेचर रिव्यू देते हो तो आपने ये देखना होता है कि आपके पास 10 आर्टिकल्स हैं तो आपने उन सबको सिस्टमेटिकली है ही। Hey, Yeah. water's getting low on your chickpeas. What do you want me to do? Turn it off please. Oh, Thank you. अच्छा, तो आपके पास हाँ, आपने सिस्टमेटिक ऑर्डर ज़रूर देखना है उसका, ठीक है। आपने लॉजिकल कनेक्शन बनाना है तमाम के तमाम आर्टिकल्स का एक दूसरे के साथ। ऐसा ना हो कि जी एक आर्टिकल में आप बता रहे हो कि यार ये मगरिब की बात कर रहा है और एक बोल रहा है मशरिक का, तो व्हाट्स द कनेक्शन, व्हाई डिड आई पिक देम अप? कोई वजह मुझे देनी पड़ेगी, आई हैव टू जस्टिफाई व्हाई डिड आई पिक अप दीज 9 आर्टिकल्स आउट ऑफ 9 मिलियन आर्टिकल्स, क्योंकि वो उन्हीं सब चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं जिसके ऊपर मैं बात करना चाहती हूँ। तो मिसाल के तौर पर जैसे हम लोगों ने कारोकारी की बात की, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, आप उसमें सोशल नॉर्म्स, दैट वुड बी वन ऑफ योर कीवर्ड। सोशल नॉर्म्स हो गया, और साउथ एशिया हो गया, फेमिनिज्म हो गया, और ऑनर ऑनर हो गया कि ऑनर क्या होता है, डिफाइन ऑनर, ठीक है, और वुमेन सब्जुगेशन हो गया। तो इस तरह की चीज़ों को आप उठा के आप आपने उनका फिर इंफॉर्मेशन साइंस, आपने उनका कनेक्शन बनाना होगा कि सबसे पहले हम प्रॉब्लम से शुरू करेंगे कि भाई ये मसला हो रहा है और यहाँ पे लोग मार रहे हैं ख़वातीन को और इन वजूहात की बिना पे मार रहे हैं। अच्छा जी, वो क्यों मार रहे हैं, ये बिहेवियर्स ट्रिगर कैसे होते हैं। अच्छा, ये सोशल नॉर्म्स हैं, ये सोशल बिलीव्स हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है और उसकी वजह से इतनी इतनी ख़वातीन मर चुकी हैं। फिर आप कहते हो कि यार यहाँ यहाँ पे तो ये वाली वजूहात हैं, बट ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे ये वजूहात नहीं है, ओह सॉरी, यहाँ पे रिसर्च नहीं हुआ पड़ा, हमें नहीं पता क्यों मारा गया है यहाँ पे। अच्छा, फिर जो है गाइस, एक और बात है, हम ये चीज़ें क्यों स्टडी करते हैं, इनका फ़ायदा क्या है। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। मैंने काफ़ी टाइम पहले एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, उसमें ये हुआ था कि जो सीरियल किलर्स थे उनका इंटरव्यू लिया गया था। ये जो बिहेवियरल साइंस का सब्जेक्ट है, उनके कुछ बड़े सारे स्कॉलर्स थे, तो उन्होंने इन क्रिमिनल्स का जाके इंटरव्यू लिया और उनसे जाके पूछा कि आपका बचपन कैसा था, आपके पेरेंट्स कैसे थे, आपने क्या बचपन में किसी किस्म का वॉयलेशन, किसी किस्म की बुरी चीज़ फेस की। तो आप यकीन माने कि तमाम के तमाम जो सीरियल किलर्स थे वो सब एक बुरे बैकग्राउंड से आ रहे थे। बुरे का मतलब ये कि किसी के चाइल्डहुड ट्रॉमा से, किसी के घर में बहुत ज़्यादा माँ बाप लड़ाई करते थे, किसी के घर में हंगर बहुत ज़्यादा था और माँ बाप लड़ाई भी करते थे और हंगर भी था और पेरेंट्स बच्चों को तवज्जो नहीं देते थे और बच्चे जो है आइसोलेटेड, वो जो बच्चा था वो आइसोलेटेड था, उसे प्यार नहीं मिला। बहुत सारे तो केसेस ऐसे हैं कि जो बच्चा कहता है मुझे प्यार नहीं मिला कभी, तो वो बड़े हो के ना बच्चे के अंदर अजीब अजीब मसले हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं डॉक्यूमेंट्रीज इस तरह की देखती हूँ जो मुझे मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज। अब मिसाल के तौर पर एक शख्स है जो कि बड़ा होके बच्चों को मॉलेस्ट करता है, तो ये ज़रूरी होगा कि हम उसकी हिस्ट्री देखें कि वो जब बच्चा था क्या उसके साथ ऐसा कुछ हुआ। तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि इंसानों ने जो चीज़ें खुद फेस की होती हैं वो आगे जाके उसी को करते हैं, क्योंकि वो उनका इंफॉर्मेशन रियलिटी बन जाती है कि यही ठीक तरीका है, दिस इज़ द राइट वे एंड आई एम डूइंग द राइट वे बिकॉज दिस हैपन टू मी एंड दिस इज़ व्हाट आई एम गोना डू, दिस इज़ द राइट वे। तो इन सब चीज़ों से रिसर्चर्स को फ़ायदा ये मिलता है या पॉलिसी मेकर्स को फ़ायदा ये मिलता है कि वो ऐसे बच्चों के ऊपर काम करें जिन्होंने बहुत बुरी चीज़ें देखी है बचपन में, ऐसे बच्चों को रिहेबिलिटेट करें, उनके उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। साइकेट्रिस्ट
के पास उनको भेजें। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि ख़ुदकुशी करना चाहते हैं, ठीक है? तो इसीलिए फिर जो ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे आर्मी हो गया और तीसरी चौथी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे फिर हम इस तरीके के ऑप्शंस रखते हैं कि यार अगर किसी को इस तरीके की थॉट्स आ रही हैं तो आपके पास ये फैसिलिटीज़ है, आप चले जाओ इनके पास और आप अपना इलाज कराओ, इनसे का शेयर करो कि आपको सुसाइडल थॉट्स आ रही हैं। तो आप इन चीज़ों के ऊपर बात इसलिए करते हो ताकि आप ह्यूमैनिटी को सेव कर सको, आप प्रॉब्लम्स का हल निकाल सको। तो अगर हम ये फाइंडिंग्स निकाल लेते हैं कि यार जो ऑनर किलिंग है वो सोशल प्रेशर की वजह से हो रही होती है। कल रात मैं एक वीडियो देख रही थी, एक बच्ची अमेरिका से आई और वो आते ही उसको जो है उसके मामू ने और उसके अब्बू ने मार दिया गोलियों से। अच्छा, वजह क्या थी? वजह ये थी कि लड़की जो थी वो टिकटॉक पे वीडियोस बनाती थी, अमेरिका की थी बच्ची, वीडियोस बनाती थी टिकटॉक पे। और वो लोग पाकिस्तान आए लोगों ने कहा ये देखो तुम्हारी बच्ची किस तरह की वीडियो बनाती है टिकटॉक पे। वो उसके जो घर वाले थे उन्होंने कहा ये तो बड़ी बदनामी की बात है, मार दिया उसको। तो अब ये है कि हमें सोसाइटी के ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो आप बता भी सकते हो, आप सुलह कर सकते हो। लेकिन अगर आपको फिर भी अच्छा नहीं लगता तो फिर आप कह सकते हो कि यार वो तुम्हारा रास्ता है, ये मेरा रास्ता है। लेकिन मारना तो हल नहीं है, क्योंकि अब देखें जिस बाप ने मार दिया अपनी बच्ची को, क्या वो सुकून में रहेगा? लोग तो इंस्टिगेट करके छोड़ देते हैं, लेकिन जिस बंदे ने किया होता है ज़िंदगी उसकी जहन्नुम बन जाती है। तो जब बंदा कर देता है तब उसको एहसास होता है। आई एम श्योर कि वो जो बंदा जिसने अपनी बेटी को मार दिया वो बिल्कुल भी सुकून में नहीं होगा, लेकिन वो सोशल प्रेशर में आके उसने ये सब कुछ कर दिया। तो इस तरह की रिसर्च, सोशल साइंस के हवाले से रिसर्च हमें हमेशा मदद देती है कि कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसके पीछे की वजूहात क्या हैं और उसको किस तरीके से फिक्स किया जाए। तो अब मैंने कहा मैं ये आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि मेरे आर्टिकल्स अप्रूव हो गए हैं और अब जो है मेरे को उनको सिस्टमेटिक ऑर्डर में रिव्यू करना है। तो अब मैं अपने वर्ड्स यूज़ करूँगी, बट एनीथिंग I'm gonna talk about would be about these articles। और प्लेजरिज्म एक और चीज़ है, आपने प्लेजरिज्म को अवॉइड करना है। प्लेजरिज्म ये होता है कि आप कॉपी पेस्ट करके कंटेंट आर्टिकल से कॉपी किया, अपने पेपर पे पेस्ट किया और आपने कहा ये देखो ये मेरा काम है। दैट्स नॉट योर वर्क। आपने उसको क्रिटिकली एवेलुएट करना है, आपने उसको रीफ्रेस करना होता है। यू कैन नॉट यूज़ दोज वर्ड्स एज इट इज़, वरना वो प्लेजरिज्म है, वो चीटिंग है। आप किसी का काम स्टील कर रहे हो और ये एक तकरीबन ये एक जुर्म है। यहाँ पे अमेरिका में उसकी बहुत मतलब सिवियर उसके कंसिक्वेंसेस होते हैं। एकेडेमिया में आप नहीं कर सकते हो, वो एकेडमिक डिसऑनेस्टी कहलाती है। तो मैं अपने अल्फाज में लिखूँगी, बट मैं ये कनेक्शन बनाऊँगी। इंफॉर्मेशन साइंस हो गया, अफगान रेफ्यूजीज़ हो गए, उनके प्रॉब्लम्स हो गए और सोशल डिटर्मिनेंट्स क्या हैं। और एक और मैंने मज़े की थ्योरी उस पर ली हुई है, मेरी प्रोफेसर ने ही मुझे वो रेकमेंड किया, चैटमैन की वो थ्योरी है, स्मॉल वर्ल्ड। आप उसको स्टडी कर सकते हो। स्मॉल वर्ल्ड ये है कि हमारी जो छोटी छोटी कम्युनिटीज़ होती हैं उसमें लोग अपनी दुनिया बना लेते हैं। उनके अपने बिलीव्स होते हैं, उनकी अपनी रियलिटीज़ होती हैं, सोशल नॉर्म्स होते हैं और उसी ही इंफॉर्मेशन के अराउंड रिवॉल्व करके वो लोग अपने सर्वाइवल को मुमकिन बनाते हैं। मिसाल के तौर पर मिडवाइफ्स, ये जो दाई का कॉन्सेप्ट होता है, हमारे गाँव में कोई हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं होती है, लेकिन ये जो दाइयाँ होती हैं इनको डिलीवरी करना आता है, इनको प्री डिलीवरी, पोस्ट डिलीवरी के प्रॉब्लम से आगाही होती है और वो दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं करती हैं। मैं मोस्टली दे यूज़ नेचुरल हर्ब्स आर नेचुरल। तो जो नेचुरल मेडिसिन है वो लोग इस्तेमाल करती हैं, जड़ी बूटियाँ खुद कलेक्ट की हुई सराउंडिंग से। तो ये एक पूरी विजडम है, ये एक छोटी सी दुनिया है। इट इज़ अ स्मॉल वर्ल्ड। सो वर्ल्ड हम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये अपने आप में ही मुकम्मल है, हम इसीलिए इसको वर्ल्ड बोल रहे हैं। दिस वर्ल्ड हैज़ ऑलमोस्ट एवरीथिंग फॉर यू।
So we are calling it a small world because they know how to survive. They are self sufficient. उन्हें अपनी बॉडी का पता है, अपनी एनाटॉमी का पता है, उनको पता है कि मेरे इस एनवायरनमेंट में कौन सी चीज़ मेरे किस बॉडी के पार्ट के लिए फ़ायदेमंद है. तो दैट इज़ चैटमैन्स स्मॉल वर्ल्ड थ्योरी. I'm gonna use that. And that was all for now, guys. मुझे बहुत नज़ला हो रहा है. If you have any question about research, please ask me. If I knew the answer, I will answer it. I will tell you. But if I don't know the answer, I will look into it and I'll come up with an answer, inshallah. Thank you for watching, guys. खुदा हाफिज़. अपना ख्याल रखिएगा.